हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें तो एक तो पहला जो है एक डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की क्लियर होती है। दूसरा जो बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के वो हमें जानने को मिलते हैं, जिनके बेसिस पे हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और अगली बात की जाए तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी भी बात की जाएगी। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है कुछ डेमोक्रेसी की जो एक बेसिक डेफिनेशन है उसको क्लियर करते हैं। और हमारी एनसीईआरटी बुक में जो भी बातें बोली गई हैं डेमोक्रेसी को लेकर के बिगनिंग पार्ट में, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय, या गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। दूसरी बात हम कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया विच मीन्स रूल। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय पीपल। अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन कोट की गई है, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। एंड फाइनली कमिंग टू अ सिंपल डेफिनेशन, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है। Now, coming to a picture-based question, in this we can see that the girl is asking, saying that I've heard a different version of democracy. That democracy is of of the people, the people, far from the people, and by the people. ठीक है, where they by the people. So why don't we accept that? This is actually what we get to see in society when we in practice. So the girl is asking about the same, कि why we do not accept this version of democracy. So let's answer this question कि ये जो डेफिनेशन है एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, जो हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसका, अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन थी उसी का डिस्टॉर्टेड वर्जन है। और इसको लिखा गया है बेसिकली, जो आयरनी है, जो एक्चुअली में हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, जो उसकी डेफिनेशन है रियल और रियलिटी में क्या देखने को मिलता है, तो जो आयरनी है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है। सो ऑफ द पीपल का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई इवन इन आवर कंट्री वी गेट टू सी कि पीपल सेइंग दैट द लीडर्स डू नॉट विजिट और एड्रेस द इश्यूज़ आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। जनरली ये देखने को मिलता है कि भाई लीडर्स इलेक्ट हो जाने के बाद जो है वापस अपने एरिया को विजिट नहीं करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। दूसरी बात है फार फ्रॉम द पीपल, दैट इसमें बताया गया है कि भाई इलेक्शंस तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, बट पीपल बहुत सारे लोग यहाँ पे वोट नहीं करने जाते हैं। ठीक है। या फिर रिजल्ट्स मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, बाय थ्रू रिगिंग, रिगिंग मीन्स बाय अनफेयर मीन्स, है ना। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तीसरा बाय द पीपल। ठीक, तो मनी, रोल ऑफ मनी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि किस तरह से रोल ऑफ मनी हैज़ इंक्रीज्ड इन इलेक्शंस। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है। ठीक है। नाउ एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं देयर आर सम सोल्जर्स हु आर कैरिंग द डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो कहाँ का कार्टून है ज़रा समझ लेते हैं। तो कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक। इराक में जो इलेक्शंस हुए तो वहाँ का ये कार्टून ड्रॉ किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। सो क्या ये कार्टून कह रहा है, और डेमोक्रेसी यहाँ पे एक अलग तरीके से क्यों लिखा हुआ है इस इमेज के अंदर, ये हमें समझना है यहाँ पे। तो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं यूएस और एलिट फोर्सेस हैं, ठीक, दे बेसिकली यहाँ पे जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई इराक के अंदर, वो इनकी प्रेजेंस में हुई, इनकी हेल्प से हुई। ठीक है। यहाँ पे एक डिक्टेटर थे 1979 से लेकर के 2003 तक, सद्दाम हुसैन। ठीक है। 2003 में नाटो फोर्सेस ने इराक को ऑक्यूपाई किया और पहली बार यहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए 2005 के अंदर। तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो एम अलग से दिख रहा है बड़ा सा, ठीक, ये एम जो है यहाँ पे रोल ऑफ आर्मी को इंडिकेट करता है कि किस तरह से यूएस आर्मी और उस जो दूसरी कंट्रीज़ की फोर्सेस थी उन्होंने मदद की यहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में।
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहला फीचर है मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है इट इज़ विद द पीपल दैट आर इलेक्टेड बाय अस। ठीक है, इस फीचर को हम समझेंगे बाय कंसीडरिंग द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री रूल। ठीक है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 में यहाँ पे जो मिलिट्री के जो चीफ थे वो थे परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, व्हाट ही डिड, इन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज़ किया। मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री पावर का यूज़ करके इन्होंने जो है गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, ओवर थ्रू द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और ख़ुद को यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज की, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया अपने आप को, और 2002 में एक रेफरेंडम भी कंडक्ट कराया कंट्री के अंदर जिसकी वजह से इन्हें 5 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। ठीक है, फिर अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया जिसकी वजह से जो है ही गॉट द पावर, मतलब कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड करने की पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। ठीक, और इसमें अमेंडमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि जो प्रेसिडेंट है उसको कम अकाउंटेबल बनाया जा सके। ठीक है, उसकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके या उसको नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज़ के थ्रू डिसमिस ना किया जा सके। ठीक है, द वर्क ऑफ ये जो सिविलियन कैबिनेट थी, सिविलियन कैबिनेट यानी कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनकी बात हो रही है, इसको सुपरवाइज़ करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई जिसमें मोस्टली जो है आपके मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, अब बात करें, ये तो हो गया कि किस तरह से यहाँ पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हुआ। इलेक्शंस अंडर परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, पर जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ वही कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे थे जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव कर रहा है या परवेज़ मुशर्रफ अप्रूव करते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो भले ही लोगों के पास अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, बट वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो एक्चुअली में रियली जो कहा जाए कि रूलर्स वो नहीं हैं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो अब आर्मी ऑफिशियल्स के हाथों में है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में है। तो इसलिए यहाँ पे इस केस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि भाई डेमोक्रेसी हम तभी कहेंगे जब जो मेजर डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय इलेक्टेड जो लीडर्स हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई सीरिया यहाँ पे लिखा दिख रहा है हमको, इन द डेमोक्रेसी हैज़ बीन शोन विद अ फीमेल फिगर, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई लिखा हुआ है दैट नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर ऑफ अल्बात पार्टी, इज़ दैट क्लियर। ठीक है, तो सीरिया एक स्मॉल कंट्री है, वेस्ट एशियन कंट्री है, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसका नाम है अल्बात पार्टी और उसके कुछ एलीज छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। ठीक, वही यहाँ पे कंट्री में अलाउड हैं। ठीक, तो ये कार्टून क्या कह रहा है कि भाई ये चाइना पे अप्लाई होता है, मैक्सिको पे अप्लाई होता है। ठीक, सो व्हाट डज़ द क्राउन ऑफ लीव्स यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये जो कार्टून है हमारा, ठीक है, ये जो कार्टून है हमारा, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई चाइना और मैक्सिको दोनों पे अप्लाई होता है। चाइना को हम ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे एक वन पार्टी सिस्टम है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी मेजर पार्टी है वहाँ पे। ठीक है, जो लगातार इलेक्शन जीतती है, रूल करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है और कैंडिडेट्स वहाँ पे जो है फ्री नहीं है इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस तो होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, बट फिर भी एक पार्टी वहाँ पे डोमिनेंट है, पीआरआई, और लगातार 2000 तक, सन 2000 तक उसी की पार्टी बार बार वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। ठीक, और ये पीआरआई जो है इट वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। क्राउन ऑफ लीव्स की अगर बात की जाए तो ये डेमोक्रेसी का सिंबल है एक तरह से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ डेमोक्रेसी but through democratic party only one party rules by adopting tactics to keep other oppositions away from becoming the rulers। ठीक है, कार्टून यहाँ पे ये बात दिखा रहा है कि भाई किस तरह से जो एलिगरी है, जो डेमोक्रेसी फीमेल फिगर जिसको यहाँ पे यूज़ किया गया, एलिगरी कह रहे हैं उसे। ठीक है, इट इज़ आस्क्ड टू फेवर अल्बात पार्टी इन सीरिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई जो ट्रू डेमोक्रेसी है इट कैन नॉट सस्टेन
इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी खाली एक पार्टी यहाँ पे बार बार पावर में आ रही है, तो ये गलत है। ठीक है, एक और हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, तो ये जो कार्टून है इट वाज ड्रॉन इन कॉन्टेक्स्ट टू लैटिन अमेरिका। तो कह रहे हैं कि क्या ये अप्लाई होता है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक, या दूसरी कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है, हमें यहाँ पे इसको समझना है। ठीक, सो ये जो कार्टून है इट इज़ शोइंग दैट कि हाउ किस तरह से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है, आर्मी है, हुलिगन्स हैं, वो डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेते हैं। ठीक, ये पूरी तरह से पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमने देखा मिलिट्री coup ऑर्गेनाइज़ करके परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरह से वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ की, उसको टॉपल्ड अप कर दिया। ठीक है, और ये इसके अलावा जो दूसरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे इराक है, चाइना, यहाँ पे भी ये अप्लाई होता है ये बात। ठीक, इंडिया में भी इवन इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं वायलेंस के, बूथ कैप्चरिंग के बाय द हुलिगन्स ऑफ पॉलिटिशियंस। ठीक, तो ये कॉमन कुछ बातें हैं जो इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती हैं, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के अंदर। इवन नाउ अ डेज़ अब हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जो फीचर है हमारा वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन कि भाई वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हों। ठीक, ये ज़रूरी है। ठीक, जहाँ पे जो करेंटली जो लोग पावर में हैं, ठीक, दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इस बात को हम समझेंगे बाय कंसीडरिंग द केस ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट। जो कंट्री की पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। अब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, यहीं से प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं कंट्री के। नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है तो उसको अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। खाली वही जो मेंबर्स जो इस पार्टी के मेंबर्स हैं या इनकी जो 8 स्मॉलर एलीट पार्टीज़ हैं उनके मेंबर्स ही यहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ किए जाते हैं। सन 2002 और 3 तक तो लगभग यही हाल था। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज़, तो इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही फॉर्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के इलेक्शंस को हम बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर मैक्सिको की, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930 में जब ये देश आज़ाद हुआ था, ठीक, उसके बाद लगातार जो है हर 6 साल पे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शन होता है। बट ईयर 2000 तक सिचुएशन जो है यहाँ पे गड़बड़ हो रखी थी कि भाई जो भी इलेक्शंस हो रहे थे दे आर वोन बाय पर्टिकुलर पार्टी जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पे थीं पर वो कभी भी इलेक्शंस नहीं जीत पाते थे। वो जो है क्यों नहीं जीत पाते थे, उसका रीज़न है कि भाई जो PRI थी पार्टी, इट वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। अब क्या अनफेयर ट्रिक्स यहाँ पे PRI के द्वारा यूज़ किए जाते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, इसको देख लेते हैं। तो सारे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, ठीक, उनको फोर्स किया जाता था यहाँ पे पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट टीचर्स जो थे वो भाई पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि PRI को वोट करें। ठीक, मीडिया जो है पूरी तरह से यहाँ पे ऑपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते थे, सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम करते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा जाता था कि भाई जो पोलिंग बूथ्स होते थे वो शिफ्ट कर दिए जाते थे एक से दूसरी जगह बिल्कुल लास्ट मिनट पे, जिससे लोगों को वोट करने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, PRI खूब सारा रुपया यहाँ पे स्पेंड करती है, अमाउंट स्पेंड करती है अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग में। ठीक है, तो ये सब कुछ अनफेयर ट्रिक्स हैं जो PRI यूज़ करती है इलेक्शंस जीतने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम फिर से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले इस कार्टून का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भाई जो कार्टून है इट इज़ टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी, एंड ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था लैटिन अमेरिका पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो मनी बैग्स हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसके अलावा क्या ये कार्टून जो है भारत पे भी अप्लाई होता है, इसको समझना है हमें। ठीक है, सो व्हाट डीज मनी बैग सिग्निफाई हेयर। ठीक, लॉट ऑफ इसको दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत सारा रुपया यहाँ पे खर्च किया जाता है इलेक्शन के दौरान। जो पॉलिटिशियंस हैं दे स्पेंड ह्यूज सम ऑफ मनी इन कैंपेनिंग या फॉर बाइंग द वोट्स, यानी रोल ऑफ मनी जो है वो किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है इलेक्शंस को। कह सकते हैं कि इट अंडरमाइन द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो जो पार्लियामेंट में हमारे बैठे हुए हैं भाई वो मिलियनियर्स हैं। ठीक है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो रोल ऑफ मनी है इलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक देखा गया कि भाई डेमोक्रेसी को हम एक डिमांड से लिंक करते चले आ रहे हैं, जो कि है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है अब जा कर के ये आ पाया है। ठीक, इसको लगभग पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक, डेमोक्रेसी की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पे तो आधारित है पूरी तरीके से, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट मिला है वोट करने का। ठीक, तो दैट गिव्स अस, इसी से हमारा थर्ड फीचर निकल के आता है कि भाई डेमोक्रेसी में ईच अडल्ट सिटीजन हैज़ 1 वोट एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू। ठीक है, अब बात करें कुछ इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, तो 2015 तक सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट। एस्टोनिया एक दूसरा देश है जहाँ पे सिटीजनशिप रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि भाई जो रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं लोग, उनके पास वोटिंग राइट, उनको यहाँ पे वोटिंग राइट मिलना बहुत मुश्किल होता है। फ़िज़ी की बात की जाए तो फ़िज़ी में यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि जो इंडिजेनस यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजेनस फ़िज़ी हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है रैदर देन इंडियन फ़िज़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे, जहाँ पे एक जो लड़का है भाई, द बॉयज़ सेइंग दैट ऑल दिस इज़ सो रिमोट फॉर मी। सो रिमोट कहने का मतलब है इररेलेवेंट है उसके लिए बिल्कुल। इज़ डेमोक्रेसी ऑल अबाउट रूलर्स एंड गवर्नमेंट, क्योंकि भाई एक जैसे 9th या 8th या 7th या 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए पॉलिटिक्स को समझ पाना इतना आसान नहीं है ना। तो वो चाहेगा कि जो डेमोक्रेसी है उसको 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 वो उससे रिलेवेंट हो, मतलब उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उसको एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, तो रेलेवेंसी जानना चाहता है वो एक्चुअली में इसके थ्रू। सो कैन वी टॉक अबाउट अ मोर डेमोक्रेटिक क्लासरूम, जैसे अब बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है या फैमिली के साथ रह रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम या फैमिली के थ्रू उसको समझना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमोट शब्द का मतलब ही है पी नॉट एक्सेसिबल, नॉट इंटरेस्टेड या हैव नो रेलेवेंस, यानी मेरे मतलब का नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट एंड ऑल एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द गवर्नमेंट, या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जाहिर सी बात है एक छोटे बच्चे के लिए उसको समझ पाना आसान बात नहीं है। तो दैट्स वाई, इस वजह से जो बच्चा है वो क्या चाहता है कि वांट एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्रॉम नियर बाय, अपनी सराउंडिंग्स में उसको ऑब्जर्व करके देखना चाहता है। हिज ओन फैमिली, उसकी खुद की फैमिली या क्लासरूम यहाँ पे उसके लिए मैटर करता है। ठीक, ही लिव्स इन हिज फैमिली, अटेंड क्लास, देयरफॉर हु इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग द डेमोक्रेसी, क्या वो वहाँ पे अप्लाई हो पा रही है डेमोक्रेसी की नहीं हो पा रही है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर हमको ये जानने को मिलेगा कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, एट लास्ट अब आते हैं फिर से एक इमेज बेस्ड हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट people are raising the slogan that at last one man one vote, and here the dictator Saddam Hussein is shown, who's thinking about that I like better when I was the one man one vote. ठीक है, सो ये जो कार्टून है ये इराकी इलेक्शन के दौरान बनाया गया, जब सद्दाम हुसैन का रिजाइम जो था वो ख़त्म हो गया, रूल ख़त्म हो गया। ही इज़ शोन बिहाइंड द बार्स हेयर। ठीक है, तो क्या कार्टूनिस्ट यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से एक डिक्टेटर जो है और वोटर जो हैं वो दे परसीव द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज़ 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। ये जो डेमोक्रेसी का फीचर है इसको किस तरह से वो समझते हैं। ठीक, फॉर सद्दाम हुसैन जो डिक्टेटर है उसके लिए 1 वोट का मतलब है वोट ऑफ एवरी पर्सन, एंड 1 मैन मीन्स ही हिमसेल्फ, यानी हर एक व्यक्ति का वोट सिर्फ उसी को जाएगा। ठीक है, जबकि पीपल, फॉर द पीपल जो वोटर्स हैं उनके लिए 1 वोट का मतलब है वोट ऑफ अ पर्सन, एंड 1 मैन का मतलब है कैंडिडेट ऑफ हिज और हर चॉइस, जिसको वो वोट करना चाहें वो। ठीक है, तो इसको हमें कंपेयर करना था इस मैसेज को, ठीक है, विद द फर्स्ट कार्टून। तो कार्टून जो ये जो कार्टून है इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट कार्टून शोइंग, जहाँ पे यूएस आर्मी पर्सनल जो था, ठीक है, दे आर एलिवेटिंग द प्रोसेस ऑफ, किस तरह से उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, चौथा फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इट वर्क्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो सिटीजन राइट्स हैं जो मेंशन है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको देखते हुए काम करती है। ठीक है, इस फीचर को समझेंगे हम
बाय कंसीडरिंग द केस ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए तो जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली थी वाइट माइनॉरिटी से 1980 में। तब से लेकर के जो कंट्री है यहाँ पे एक पार्टी का रूल था, ज़ानू पीएफ, ठीक है, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। जैसे कि भाई हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया और बाद में उसी की गवर्नमेंट बनी, वैसे ही यहाँ पे जो है ज़ानू पीएफ नाम की एक पार्टी काफ़ी पॉपुलर थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया और बाद में इसी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है। इसके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, जो कि कंट्री को रूल कर रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ। इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं बट हमेशा यहाँ पे जो पार्टी है ज़ानू पीएफ यही इलेक्शन जीतती है। और प्रेसिडेंट मुगाबे जो कि बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, बट स्टिल ही यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शंस। तो क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस ये प्रेसिडेंट मुगाबे यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, इनकी बात कर लेते हैं। पहले आज़ादी से लेकर के अगले कुछ सालों के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार उसमें अमेंडमेंट्स किए ताकि प्रेसिडेंट की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसको कम अकाउंटेबल बनाया जा सके। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को यहाँ पे हरास किया जाता है, उनकी मीटिंग्स वगैरह को डिस्टर्ब किया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ये इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए हैं यहाँ पे। एक लॉ है यहाँ पे दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज़ द प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं लोग, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। टीवी रेडियो वगैरह सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, खाली जो रूलिंग पार्टी है उसी का वर्जन मतलब उसी की के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक। जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं बट गवर्नमेंट जो है उन ऐसे जर्नलिस्ट जो उसके ख़िलाफ़ कुछ लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, उनको यहाँ पे हरास करती है गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट जजमेंट्स को भी इग्नोर करती है जो उसके ख़िलाफ़ होते हैं, ठीक, और जजेस को भी प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये सब चल रहा था, इसके चलते जो है फाइनली जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे, इनकी जो गवर्नमेंट थी, वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 में जाकर के इनका रूल ख़त्म होता है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है जिम्बाब्वे का, ये शो करता है कि किस तरह से एक पॉपुलर गवर्नमेंट या पॉपुलर जो लीडर है वो भी पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो सकती है और एक पॉपुलर लीडर ऑटोक्रेटिक हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे जहाँ पे हमसे पूछा गया वाई वी टॉक अबाउट जिम्बाब्वे, ठीक है। आई रेड अ सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द। अब जिम्बाब्वे में ही ऐसा तो सिर्फ नहीं होता है ना, हमारे यहाँ भी कई जगहों पे ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कार्टून हाईलाइट करता है इस इशू को कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं, ऑटोक्रेटिक हो सकती हैं, ठीक, इफ़ दे आर चूजन विद अ गुड मेजॉरिटी। रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर लीडर थे बट वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते थे इलेक्शंस के अंदर। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हरास किया जाता था, पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल डिक्लेयर कर रखे थे, ठीक है। इन आर ओन कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, एक सिंगल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी कंट्री को फॉर लॉन्ग टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। तो ऐसी सिचुएशन में अपोजिशन यहाँ पे इनफेक्टिव हो जाता है। इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी इम्पोज की, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया और सेंसरशिप इम्पोज कर दी, ठीक। कई सारी जो अपोजिशन पार्टी लीडर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कट डाउन किया गया, बहुतों को जेल में डाल दिया गया। तो एफर्ट्स यहाँ पे किए गए टू कर्टल द पावर्स ऑफ जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो ये जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट द सेम बट स्टिल गवर्नमेंट स्टिल ऑफन अक्यूज्ड ऑफ अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स टू विन द इलेक्शन। फिर से हमारे पास एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट देयर इज़ अ बॉय हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टैंक्स। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक गूगल, याहू। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द व्हील्स ऑफ टैंक्स वो दे हैव शोन याहू, गूगल, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो द इमेज ऑफ टैंक एंड अनआर्म्ड स्टूडेंट रिमाइंड्स द रीडर ऑफ अनदर मेजर इवेंट इन रीसेंट चाइनीज़ हिस्ट्री। सो व्हाट इज़ दैट इवेंट जिसकी याद यहाँ पे जो है राइटर को आ रही है, ठीक है। कार्टूनिस्ट जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि फेमस जो टैंक मैन है हु स्टूड इन द वे of tanks moving to dispel and brutally crush the democratic movement which was led by students। ये याद दिलाता है जो तियानमेन स्क्वायर चाइना के अंदर था, वहाँ पे जो मैसेकेर हुआ था 1989 में, उसकी याद दिलाता है। अप्रैल 1989 में द डेथ ऑफ हु याओ बैंग जो कि एक लिबरल रिफॉर्मर थे,
ठीक, इसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उनकी गैदरिंग देखने को मिलती है, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं उनके तरफ से। टियानमेन स्क्वायर के अराउंड लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक स्टूडेंट रन डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की डिमांड उठाई जा रही थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस और पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की डिमांड उठाई जा रही थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली इसको मूवमेंट को रिप्रेस किया, ठीक है, और जिसकी वजह से उसे इंटरनेशनली कंडेम भी किया गया। और इवन आज भी अगर देखा जाए तो आज की डेट तक जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कोई भी गैदरिंग वगैरह अलाउ नहीं करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं ऑफ वर्किंग और डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी। हमें यहाँ पे इनको मैच करना है विद एग्जैक्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो यहाँ पे डिनाई हो रहा है। पहली बात करें, किंग ऑफ भूटान डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हम मैच कर सकते हैं विद मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। फिर आते हैं, मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन द राइट टू वोट इन श्रीलंका। वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू को डिनाई किया जा रहा है। किंग इम्पोज्ड बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैली, ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स यहाँ पे डिनाई हो रहा है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक। तो ये जो है आपका रूल ऑफ लॉ फीचर की वर्किंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश अग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट टाइम ऑफ इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जा रही है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे जो कि है वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले कह सकते हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बहुत ही इनस्टेबल होती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे लीडर्स चेंज होते रहते हैं। दूसरा जो खराबी है वो है डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी डिसीजन वगैरह लेने में काफ़ी देरी की जाती है और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी देरी की जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी टोटली जो है पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले पे बेस्ड है, कोई इसमें मोरालिटी का स्कोप नहीं रह जाता है। ऑन एंड ऑफ एन इलेक्शन के दौरान ऐसा देखने को मिलता है कि जो लीडर्स हैं वो फॉल्स एलिगेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज देखने को मिलता है लोगों के बीच में, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता होता है कंट्री में क्या चल रहा है, कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में या क्या उनके लिए बेहतर है, ठीक। अनफेयर इलेक्शंस, फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना ये अभी भी एक चैलेंज है, ठीक। अगली बात है इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कई बार होता है कि भाई रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स आर पुट अप बाय डिफरेंट पार्टीज़ या पीपल जो हैं यहाँ पे रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। दैट आर नॉट केपेबल, दैट आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, ये कह सकते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम यहाँ पे इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कहेंगे। हैवी कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट कराना एक एक्सपेंसिव अफेयर है जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है, ये एक समस्या है, इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो कैंडिडेट्स जो इलेक्ट होते हैं वो बेस्ड होते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल के आधार पे। ये नहीं देखा जाता है कि भाई द नंबर ऑफ पीपल नॉट वोटिंग फॉर दैट पार्टी, इसको कंसिडरेशन, कितने ज़्यादा लोग उस पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप वोट नहीं कर रहा है, कौन से लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में। तो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर, क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ना। अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल है, रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स पीपल्स नीड, ठीक है। इट रूल्स एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल, ठीक। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर आंसरेबल फॉर द एक्शंस, जो भी एक्शंस वो लेते हैं, जो भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं उसके लिए उनकी जवाबदेही होती है। फिर आते हैं डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो चूँकि डेमोक्रेसी जो है ये पूरी तरह से कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ड होती है, कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जब जाहिर सी बात है एक साथ मिल के फैसला लेंगे, ठीक, तो वो आसानी से उसमें जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट कर लेंगे। समय लगेगा, पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई जो टाइम दिया गया, ठीक, इससे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, इससे जो चांसेस हैं रैश डिसीजंस के वो कम हो जाते हैं, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस के वो कम हो जाते हैं। अगला फीचर है हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो भाई देखो, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी के अंदर, और डेमोक्रेसी यहाँ पे इक्वालिटी की बात करती है, इक्वल राइट्स
अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती है। तो हम कह सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एवरीवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करके किसी भी फॉर्म में, ठीक है, या पीसफुली जो है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की वजह से, ठीक, हम कह सकते हैं जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे एक मेथड प्रोवाइड करती है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है, कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोशल ग्रुप के पास यहाँ पे इक्वल चांस होता है पावर में आने का, ठीक है। फिर आते हैं डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर से वही बात आती है, कोई भी व्यक्ति जो है डिसरिस्पेक्टेड तब फील करता है जब उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसे जो है इग्नोर किया जाता है, ठीक। बट डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पहले ही से पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ग्रांट की ही गई है, इसमें ये बात रिकॉग्नाइज़ की गई जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है या जो लीस्ट एजुकेटेड हैं, दे हैव द सेम स्टेटस एज रिच एंड एजुकेटेड, ठीक। पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर बट दे आर द रूलर देमसेल्व्स इन डेमोक्रेसी, है ना। इवन व्हेन अगर कोई गलती होती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट, बिकॉज उन्होंने लीडर्स को चुना है, दे हैव कमिटेड द मिस्टेक, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ये भी एक हम पॉइंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बता सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, है ना, गलतियाँ नहीं हैं। ये कोई आइडियल सिस्टम नहीं हो सकता गवर्नमेंट का किसी भी कंट्री के लिए। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करें। तो जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी का वो ये है कि भाई यहाँ पे सच एरर्स कैन नॉट बी हिडन फॉर, जो गलतियाँ हैं वो लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस और प्लेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, ठीक है, ऑन दीज ब्लंडर। जो भी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, रॉन्ग डिसीजंस, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं, उनके ऊपर आप डिबेट, डिस्कशन वगैरह के किया जा सकता है, ठीक। हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है करेक्शन की, आइदर या तो लीडर्स चेंज कर होते हैं, ठीक, या तो लीडर्स अपने डिसीजन बदलते हैं या तो लीडर्स खुद बदल दिए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में आपको अपने ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने का चांस मिलता है। इफ़ वी हैव चूजन, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने रॉन्ग लीडर्स को चुना है तो हमारे पास अगले इलेक्शन में चांस है कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट दिस कार्टून इज़ शोइंग, इसको देख लेते हैं। तो ये जो कार्टून है ये कनाडा में पब्लिश हुआ था जस्ट बिफोर 2004 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन से उसके पहले। हर कोई यहाँ पे जो है कार्टूनिस्ट को शामिल करते हुए एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लिबरल पार्टी है वो दोबारा से जीत जाएगी, बट जब रिजल्ट्स आए तो लिबरल पार्टी हार जाती है। अब ये जो कार्टून है, ठीक, इसमें आर्ग्यूमेंट दिया गया अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं ये फेवर में है कि अगेंस्ट में है, इस बात को हमें समझना है। पहली बार लिखी, वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर, ठीक। फिर बोल रहा है कि भाई द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, ठीक, दे हैव ब्रोकन आर ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टोल आर मनी। सो ऑन जून 28 वी आर गोइंग टू डू वॉट कैनेडियंस डू द बेस्ट, ठीक, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक, ठीक है। अब बात करेंगे कार्टूनिस्ट, जो कार्टून है ये इसकी बात तो ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन की, आंसर की बात कर लेते हैं। जो कार्टून है इट इज़ मोस्टली इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है इट गिव्स फ्रीडम टू जज द रूलर्स, उनको बदल सकते हैं हम, ठीक। ये दिखा रहा है कि कार्टूनिस्ट जो यहाँ पे है वो किस तरह से क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है लिबरल पार्टी के टेन्योर को, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ डिसाइड्स टू ब्रिंग द लिबरल पार्टी बैक टू पावर, ठीक। तो बेसिकली वी कैन क्वेश्चन इज डिसीजन एज अ वोटर। कोई भी जो है यहाँ पे सवाल उठा सकता है, कोई भी वोटर जो है, ठीक है, एज अ वोटर जो है फ्री होता है वोट करने के लिए, वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, तो इसलिए वो सवाल भी उठा सकता है, ठीक। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की जो कि है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताए गए। पहले बात करेंगे डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते हैं और फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं। दूसरा, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो है कोई भी रेगुलर इलेक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, फ्री फेयर भी इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक अंडर डेमोक्रेसी पीपल आर गिवन बेसिक राइट्स, जबकि यहाँ पे कोई भी बेसिक राइट्स इंश्योर नहीं किए जाते हैं, ठीक है।
अगली बात करेंगे, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है इट वर्क्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जबकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस वगैरह नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर में जो रूलर होता है वो सुप्रीम होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल, जबकि यहाँ पे जो रूलर है उसका एक एब्सोल्यूट रूल देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। तो अक्सर देखा जाता है कि भाई जो जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हम उसे बहुत ही लिमिटेड या डिस्क्रिप्टिव सेंस में देखते हैं, ठीक है। हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में ही समझते हैं। तो ये जो तरीका है डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने का, ठीक है, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कुछ मिनिमल फीचर्स को ही हम समझ पाते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। सबसे जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का जो हमारे टाइम पे, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक। बट डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जैसे गवर्नमेंट, फैमिली या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली, हम कह सकते हैं कि फैमिली भी डेमोक्रेटिक हो सकती है, जहाँ पे डिसीजन जो है सबसे कंसल्ट करके लिए जाते हैं, सारे फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करके लिए जाते हैं। एक क्लासरूम भी डेमोक्रेटिक हो सकता है, जहाँ पे एक प्रॉपर इंटरेक्शन देखने को मिलता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स से रिलेट करके इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है काफ़ी लिमिटेड एक डिस्क्रिप्शन उसका हो जाएगा वो, ठीक है। अब बात करें व्हाट इज़ दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और ये क्यों ज़रूरी है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है भाई ऐसी द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और ये ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो है भाई डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके दे हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है हर एक कंट्री के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग खुद बैठ के अगर डिसीजन लें, फिज़िकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि भाई ये लोग एक साथ बैठें और एक कलेक्टिव डिसीजन ले पाएँ अपने लिए, ठीक है। दैट मीन्स हमें जब हम अपने लिए खुद बैठ के एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते तो हमें रिप्रेजेंटेटिव्स कोई ना कोई तो चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन ले। इवन इफ़ दे कुड, अगर ऐसा पॉसिबल भी हो पाए उनको बैठा पाना एक साथ और डिसीजन ले पाना, तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉपर सभी के पास टाइम ना होना, दे डू नॉट हैव डिज़ायर एंड स्किल टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स ऑल फॉर नाउ।